हेलो, नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सभी का इस थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। और अपना यूनिट नंबर 3 का टॉपिक आज का होगा, एक तो आता है सूक्ष्म अवस्थाएं, स्थूल अवस्थाएं, या फिर माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स। फिर बाद में अपन बात करेंगे ऊष्मागतिक प्रायिकता या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्थाएं। स्थूल अवस्थाएं, सूक्ष्म यानी माइक्रो और ये है मैक्रो। देखो, इसका अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। माइक्रो के अंदर तो अपन किसी स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, किसी पार्टिकल का अध्ययन करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल इस प्रकार से लेना, जैसे आपको यह बताया जाए कि उस गांव के अंदर 100 आदमी हैं, तो आप ये कहोगे कि ये एक मैक्रो स्टेट है। लेकिन जैसे आपको यूं बता दिया जाए कि 100 आदमी ये हैं कि नंबर 1 एक्स वाई जेड, इस प्रकार से 100 आदमी बता दिए जाएं, तो ये आपकी क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट कहलाती है। ठीक है ना। ये अपनी फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूं, जैसे अपन किसी गैस का दाब मापते, घनत्व मापते हैं, तो घनत्व मापते टाइम या प्रेशर मापते टाइम आप ये मापते हो कि कितने अणुओं ने दाब लगाया। ठीक बात ना। तो ये आपकी क्या हो गई? एक मैक्रो स्टेट हो गई अपनी। ठीक है ना। लेकिन जब आपको यह भी बता दिया जाए कि अणु नंबर 1 ने तो इतना दाब लगाया, अणु नंबर 2 ने आपको इतना दाब लगाया, तो ये आपकी क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट कहलाती है। ठीक है ना। कई बार क्या था, गैसों की जब बात करते हैं तो वहां पर मैक्रो स्टेट ही ज़्यादा, मैक्रो स्टेट का अध्ययन करना ही ज़्यादा उचित रहता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, देखो एक मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे आपके पास में सेल हैं, सेल, जैसे सेल ले लिया आपने, एक सेल तो ये ले ली, एक सेल आपने ये ले ली, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 और एक सेल ये ले ली, और भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर जो फेज पॉइंट हैं, फेज पॉइंट हैं वो माना कि ए बी सी और डी है। इसके अंदर आपके पास में फेज पॉइंट लिखे हुए हैं ए बी सी। इसके अंदर आपने लिख दिया, सपोज करो सी डी लिख दिया। इसके अंदर आपने लिखा बी लिख दिया, ए लिख दिया, और आगे चलता रहेगा अपना। ठीक बात है। सेल नंबर 1 के अंदर आपसे अगर ये कहा जाए कि 3 फेज पॉइंट हैं, कितने फेज पॉइंट हैं? 3 फेज पॉइंट हैं, तो ये आपकी मैक्रो स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक्रो स्टेट कहलाती है। लेकिन जैसे आपको यह बता दिया जाए कि 3 कौन कौन से हैं? ए बी व सी, ये 3 फेज पॉइंट हैं, ये 3 फेज पॉइंट हैं। अरे आपको यह बता दिया कि ए बी और सी हैं, ठीक बात ना। ए बी और सी 3 फेज पॉइंट हैं, 3 फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट कहलाती है। सेम ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें 2 फेज पॉइंट हैं, तो ये तो मैक्रो स्टेट हो गई। और आपसे ये भी बोल दिया जाए कि 2 फेज पॉइंट कौन कौन से हैं? सी और डी हैं। ठीक है ना। सेम ऐसे ही इसके अंदर एक फेज पॉइंट है, एक फेज पॉइंट है, तो आप बोलोगे मैक्रो। और साथ साथ अगर ये बता दिया जाए कि एक कौन सा है? बी है, तो ये आपका माइक्रो स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? माइक्रो स्टेट कहलाती है। ठीक है ना। इसके लिए कुछ 1-2 बातें अपन याद रखेंगे जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। देखो, किसी पर्टिकुलर या प्रॉपर्टी मान लो, इनको मान लो, किसी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट से रिलेटेड जितनी भी माइक्रो स्टेट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है ना। जैसे 3 मैक्रो स्टेट थी, अलग अलग थी, उनकी उनमें जैसे मान लो पहले की प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है, दूसरे वाले की अलग होगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ा दोबारा रिपीट करो,
एक ही प्रकार की मैक्रो स्टेट से रिलेटेड जितनी भी माइक्रो स्टेट होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। मैंने ये लाइन बोली थी। तो क्या क्या बात बोली मैंने, एक ही स्थूल अवस्था से संबंधित सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होती है, प्रायिकता समान होती है। बात क्लियर होगी सबके मेरे हिसाब से। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है, अगर आप नंबर ऑफ फेज पॉइंट चेंज करते हो तब स्थूल अवस्था चेंज होती है, अदरवाइज स्थूल अवस्था चेंज नहीं होती है। देखो कला बिंदु परिवर्तित होने पर ही स्थूल अवस्था परिवर्तित होगी, स्थूल अवस्था परिवर्तित होगी। ठीक, कैसे? जैसे मान लो ये आपकी एक सेल है, इसके अंदर आपने डाले ABC और एक ये है, इसमें आपने डाल दिए BCD। इस स्थूल अवस्था में 3 पॉइंट शो किए जाएंगे, तो इसके अंदर कितने हैं, 3 हैं। तो दोनों की स्थूल अवस्था क्या सेम है, स्थूल अवस्था सेम है। लेकिन ध्यान रहे ये एक सूक्ष्म अवस्था डिफरेंट है, इसमें ABC पॉइंट है, इसमें BCD है, सेम है, लेकिन सूक्ष्म अवस्था परिवर्तित हो गई। क्या हो गई, परिवर्तित हो चुकी है। क्या बात क्लियर होगी सबके? इसके बाद में भाई कौन सी स्थूल अवस्था ज़्यादा बार प्राप्त होगी आपको, तो वो स्थूल अवस्था ज़्यादा बार प्राप्त होती है जिससे रिलेटेड सूक्ष्म अवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। तो देखो जिस स्थूल अवस्था, स्थूल यानी मैक्रो, जिस मैक्रो स्टेट से संबंधित माइक्रो स्टेट अधिक होती हैं, माइक्रो स्टेट अधिक होती हैं वह ज़्यादा बार प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात ना? इसके बाद में देखो इसके अंदर आएगा ना, तो पहले तो एक बार दोबारा से रिवाइज करो, आपके डेफिनेशन आएगी माइक्रो और मैक्रो स्टेट से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिखनी पड़ेंगी फिर बाद में। तो आप क्या कहोगे, आप ये बताओगे कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल है उसका स्पेसिफिकेशन अगर आपको देना हो तो वो मैक्रो स्टेट होती है, अदरवाइज आपको यूं जनरल बताना हो तो वो आपकी मैक्रो स्टेट होती है। ठीक है ना? जैसे फिर आप ये बताओगे लास्ट में जाके, आप ये बताओगे जैसे किसी एक सेल के अंदर 3 फेज पॉइंट हैं, तो ये तो हो गई मैक्रो स्टेट हो गई। फिर आप ये बताओगे 3 फेज पॉइंट ABC हैं, तो ये आपकी क्या होगी, माइक्रो स्टेट होगी। इस प्रकार से आप दर्शाओगे। फिर प्रॉपर्टीज, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बताई, एक ही स्थूल अवस्था से संबंधित सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकता समान होती है। यानी ऐसे नहीं है, एक सेकंड समझना, स्थूल अवस्था आपकी है जैसे ABC, इसमें 3 है, आपकी BCD इसमें भी 3 है, दोनों सेम स्थूल अवस्थाएं हैं, इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ठीक बात है। फिर बाद में इसमें थोड़ा सा रहेगा, कला बिंदु अगर चेंज कर देते हो तो स्थूल अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। चेंज का मतलब जैसे A की जगह B कर दिया, B की जगह C कर दिया, स्थूल अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं फेज पॉइंट, तो स्थूल अवस्था सेम हो गई, लेकिन इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं, ABC और BCD, तो आपकी मैक्रो स्टेट है वो आपकी परिवर्तित हो चुकी है। बात क्लियर होगी। फिर बाद में एक बात और सुनो, अगर इनका क्रम चेंज करते हो तो देखो
जैसे इसी को लिखता हूँ मैं, इसी को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ CBA, क्रम चेंज कर दिया। क्रम चेंज करने पर सूक्ष्म अवस्थाओं या माइक्रो स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यूं बोलो कि ABC और CBA दोनों एक ही माइक्रो स्टेट हैं। ठीक बात है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब अगला पॉइंट करता हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिक प्रायिकता। ऊष्मागतिक प्रायिकता की सबसे पहले परीक्षा में आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप लिखोगे, किसी सूक्ष्म अवस्था से संबंधित किसी भी, थोड़ा उल्टा हो गया, किसी स्थूल अवस्था से संबंधित जितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, अरे क्या हो गया, चलो, ऊष्मागतिक प्रायिकता, ऊष्मागतिक प्रायिकता, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया, किसी स्थूल अवस्था में जितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं उन्हीं को ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं। ठीक बात ना। तो देखो, किसी डेफिनेशन लिखनी हो तो स्थूल अवस्था से संबंधित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक प्रायिकता बोलते हैं। डेफिनेशन याद होगी सबके। फिर बाद में एक एग्जांपल लेते हैं, एक फिर फॉर्मूला आएगा। आपने क्या लिया एग्जांपल के रूप में, जैसे 4 फेज पॉइंट ले लिए। कितने फेज पॉइंट ले लिए, 4 कला बिंदु ले लिए। 4 कौन कौन से ले लिए, ABC और D ले लिए। और फिर आपने 2 सेल ले ली, 2 सेल, 2 कोष्ठिका ले ली। 2 कोष्ठिका, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एक बार, एक तो ये ली और माना कि एक ये ले ली। इसको नाम दे दिया आपने I, इसको नाम दे दिया J। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फेज पॉइंट Ni हैं और इसके अंदर क्या है, Nj है। ठीक है ना। तो फिर इनको बांटने के तरीके क्या हो जाएंगे, तो देखो इसको ऐसे लिखता हूं, Ni पहले वाले के अंदर, दूसरे वाले के अंदर Nj। पहला क्या हो सकता है कि इसके अंदर 4 फेज पॉइंट हो, इसमें कोई भी ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इसमें 3 हो और इसमें 1 हो। समझा ना, यहां लिखूंगा, यहां लिखा हुआ है। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है दोनों में 2-2 हो। चौथी आपकी ये बनती है कि यहाँ 1 हो, यहाँ पर क्या हो, 3 हो। और पांचवी अवस्था बनती है 0 हो और 4 हो। तो टोटल स्थूल अवस्थाएं, कुल स्थूल अवस्थाएं कितनी होगी आपकी, 1 2 3 4, टोटल कितनी होगी आपकी, 5 स्थूल अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। 5 स्थूल अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो देखो, अब इन स्थूल अवस्थाओं के प्रत्येक, जैसे एक स्थूल अवस्था ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी और पांचवी, इनके अंदर सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हैं, माइक्रो स्टेट कितनी है, उनकी बात कर लो। तो एक एग्जांपल के रूप में ले लूं मैं, एग्जांपल के रूप में लेना चाहो तो एक स्थूल अवस्था ले रहा हूं। एक स्थूल अवस्था कौन सी, 3-1 की सूक्ष्म अवस्थाएं। देखो कैसे, आपको Ni का मतलब दे दिया आपको 3 और Nj का मतलब आपको 1 दे दिया। अरे सही तो है ना। फिर देखो इसको ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा। इसको आप ऐसे करो, इसके अंदर और एक इसके अंदर, है ना। इसके अंदर मैंने ABC लिख दिए और चौथा D इसमें लिख दिया। ठीक है, चलो फिर बाद में अगली बात करते हैं। इसमें मैंने BCD लिखा तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, A आ जाएगा, है ना। फिर बाद में इसके अंदर मैंने लिखा CDA लिखा तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा,
इसमें आप लिखोगे सी डी ए कर दिया, डी ए बी कर दिया, और इसमें आपका क्या आ गया, सी आ गया, और कोई संभावना नहीं है। और देखो इससे आगे अगर संभावना बनती है तो देखो संभावना आपकी ये बनती है, जैसे मैं पहले वाले को चेंज करके लिखूं सी बी ए, और यहाँ पे मैंने डी कर दिया, तो यहाँ मैंने क्या बताया, केवल क्रम चेंज हुआ है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्रम चेंज होने पर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सूक्ष्म अवस्थाएं कौन सी होगी, 1, 2, 3 और 4, ठीक बात ना। यानी आप स्थूल अवस्था जो 3, 1 है, 3 यानी Ni का मान 3 है और Nj का मान क्या है, 1 है, उसकी जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो कितनी प्राप्त हो गई आपको, 4 प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखो मेरी बात सुनना आगे, अगर मैं सेम ऐसे करता, Ni का मान तो 4 करता और Nj का मान क्या करता, 0 करता, तो क्या प्राप्त होती, A B C और D, और ये खाली, यानी एक सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप सूक्ष्म अवस्थाएं फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करने के लिए अपना एक फॉर्मूला है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या प्राप्त करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, सूक्ष्म अवस्थाएं क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करके आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, किसी भी स्थूल अवस्था के अंदर जितनी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं वही क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो देखो अगर टोटल नंबर ऑफ जैसे टोटल फेज पॉइंट आपके पास में n है, और विभिन्न सेलों के अंदर आपने डाल दिए विभिन्न कोष्टिकाओं में आपने पहले वाले में n1 डाला, दूसरे वाले में n2 ये डाल दिया, तो ऊष्मागतिक प्रायिकता ये इस सूत्र से दी जाती है, W = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, और ये चलता जाता है। क्या बात याद होगी सबके। इसी को देखो एक सेकेंड, फैक्टोरियल n, और इसको मल्टीप्लाई को ऐसे भी शो कर देते हैं, फैक्टोरियल ni ऐसे भी शो कर देते हैं, ठीक बात है ना। तो भैया आपका फॉर्मूला हो गया। अब अपना जो एग्जांपल उसमें समझना चाहो तो देखो सूक्ष्म अवस्थाएं किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये याद होगा ना सबकी, ये याद कर लो अपने तो, है ना। ये क्या है, ऊष्मागतिक प्रायिकता। ऊष्मागतिक प्रायिकता का मतलब किसी स्थूल अवस्था के अंदर सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड क्या बताओगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। चलिए भाई इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपने पास में कितनी स्थूल अवस्थाएं थी, 5 स्थूल अवस्थाएं थी। तो पहली वाली के लिए लिखा W वाले के अंदर Ni का मान तो कितना था, 4, और Nj का मान कितना था, 0, याद हो तो फिर इसका आप लिखोगे, सूत्र क्या था आपका, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n1 और फैक्टोरियल n2 ये तो था। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0, ये आपका कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू है सबको मालूम है मेरे हिसाब से क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही W आपने क्या सीखा, इस स्थूल अवस्था की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। फिर दूसरे वाले के Ni Nj नहीं लिख रहा, दूसरी वाले की बताई थी 3, 1, तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास में 4 प्राप्त हो जाएगा। सेम ऐसे ही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, देन यू कैन फाइंड दैट फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो 6 आएगा मेरे हिसाब से। आपसे पूछा जाए कि स्थूल अवस्था 2 के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बताओगे 6 है, ठीक है।
फिर बाद में आपने सीखा W इक्वल टू 1/3, तो 1/3 का आप क्या करोगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 दैट इक्वल टू 4। सेम ऐसे ही W 0.4 और इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये भी आपकी 1 प्राप्त हो जाएगी। टोटल कितनी आएगी थोड़ा ध्यान देना। टोटल आ गई आपकी 16 आ गई शायद, कितनी आएगी 16 आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास में 2 सेलों के अंदर 4 फेज पॉइंट थे, तो टोटल सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी प्राप्त हुई? आपके पास में 16 प्राप्त हो गई, यानी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कितनी है 16 है। लेकिन जब यह पूछा जाए कि स्थूल अवस्था W13 या फिर ऐसे बोलो Ni1 और Nj3 के लिए जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 4 है। देखो नॉर्मली मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ आप देख रहे हो 1 से ज़्यादा प्राप्त हो सकती है, यानी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। अब आपने देखा कि ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि ये स्थूल अवस्था अधिकतम समय तक प्राप्त होगी, अधिकतम समय तक प्राप्त होगी। अगर आपको टाइम पूछ लिया जाए कि कितने टाइम तक प्राप्त होगी, तो इसमें पूरे में सपोज करो आपको 1 मिनट लगी, तो देखो 16 सूक्ष्म अवस्थाओं में टाइम लगा आपको 1 मिनट, घंटा कुछ भी हो सकता है। तो एक सूक्ष्म अवस्था के लिए टाइम हो जाएगा आपका 1/16। यहाँ कितनी है 6 है, तो आप क्या करोगे 6 गुणा 1/16 काट पीट करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। यानी आप इसको ऐसे समझाओ कि इस स्थूल अवस्था में जितना भी टाइम लगता है उस टाइम का 3/8 भाग ये दिखाई देती है आपको। तो भाई इस प्रकार से अपनी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। एक छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, थोड़ा बुक्स में देखना, नोट्स में देखना, आपके समझ में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, डेफिनेशन आएगी परीक्षा के अंदर, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।